हेलो। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 उसका 2D एरे स्टार्ट किया था और 2D एरे का पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। तो आज ये हमारा 2D एरे का सेकंड पार्ट है और आज अपना 2D एरे भी फिनिश हो जाएगा और आज हमारा स्ट्रिंग भी फिनिश हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब चैप्टर नंबर 9 ये हमारा आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। 2D एरे एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही ख़त्म कर दिया था, बस खाली मैं आपको प्रैक्टिकल के कुछ प्रोग्राम्स बता रहा था। सो चैप्टर नंबर 9 एरे अने स्ट्रिंग नो उपयोग, इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी स्लाइड्स देख ली है। पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप जाके देखोगे, मैंने लिंक आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है, उसके अंदर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ये सब पूरा थ्योरी 2D एरे के बारे में है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था। देन 2D एरे का जो प्रैक्टिकल पार्ट आया था, फिर मैंने आपको 2D एरे के कुछ प्रैक्टिकल्स बताए थे, लेकिन प्रैक्टिकल्स के अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल बताए थे, तो और 2 प्रैक्टिकल बताने बाकी है, वो मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि वीडियो सेशन बहुत लंबा हो रहा था इसलिए। तो आज मैं बाकी के आपको 2D एरे के 2 प्रोग्राम और दिखाता हूँ, उसका थोड़ा बहुत अगर कोई थियरी बाकी होगा 2D एरे का वो भी फिनिश करता हूँ, एंड देन लास्ट टॉपिक अपना स्ट्रिंग एरे है वो भी मैं आज ख़त्म कर दूंगा। तो चलो देखते हैं 2D एरे के और कोई 2 प्रैक्टिकल। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 2D एरे के अंदर मैंने आपको इस तरह का एक प्रोग्राम बताया था। जैसे कि अभी इसको मैं स्काइट में ले लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने स्काइट ऑन किया। स्काइट ऑन करने के बाद मैं ये प्रोग्राम को यहाँ पे स्काइट के अंदर ड्रैग कर रहा हूँ। रेडी, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप जानते हो ये प्रोग्राम मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका आउटपुट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टूल्स के अंदर जाके मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करके देखो यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आएगा, इट मीन्स कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है। टूल्स के अंदर मैं गो करूँगा जिससे मेरा जवाब यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे ये एरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये है मेरी पहली रो जो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद 50, 60, 70 ये है मेरी सेकंड रो जो मेरी यहाँ प्रिंट हो चुकी है। 70, 80, 90 ये है मेरी थर्ड रो जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक जो है ये मेरी आखिरी चौथी रो है जो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। रेडी, तो ये प्रोग्राम मैं आपको प्रीवियस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद और एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताया था, जैसे कि एरे 2D का हो गया। देन ये जो दिख रहा है डेमो 2D वाला, ये भी मैं एक बार आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। डेमो 2D ये रहा, मैं इसका आउटपुट क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो, याद करो पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया था। इसका आउटपुट एक बार फिर से देख लेते हैं। टूल्स के अंदर गया, कंपाइल किया, एग्जिट कोड 0 आ गया, टूल्स के अंदर गया, गो किया। तो देखो ये आउटपुट आपको याद होगा। मैं आउटपुट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, रेडी। तो यहाँ पे टोटल कितने एरे क्रिएट किए उन लोगों ने? 5। एक मार्क्स 1 नाम का एरे है, एक मार्क्स 2 नाम का एरे है, एक मार्क्स 3 नाम का एरे है, एक मार्क्स 4 नाम का एरे है और एक मार्क्स 5 नाम का एरे। ऐसे 5 एरे उन लोगों ने क्रिएट किए, जबकि फर्स्ट एरे, सेकंड एरे और थर्ड एरे के अंदर उन लोगों ने किसी भी तरह की वैल्यू पास नहीं की है। बस खाली 5 रो बनानी है और 3 कॉलम बनाना है, बस खाली साइज मेंशन कर दिए, लेकिन उन लोगों ने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया है, एरे को इनपुट ही नहीं किया है। बात करें मार्क्स 2 की, तो उसके अंदर भी उन लोगों ने 5 रो बना दिए है और 3 कॉलम बना दिए। मार्क्स 3 की बात करें तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, उन लोगों ने 5 रो बना दी है और 3 कॉलम बना दिए। तो अगर बात करें मार्क्स 1, 2, 3, तो तीनों एरे के अंदर उन लोगों ने सिर्फ साइज मेंशन की है कि हम लोगों को कितनी रो चाहिए और हम लोगों को कितनी कॉलम चाहिए, लेकिन रो और कॉलम के अंदर उन लोगों ने वैल्यू को, एरे को इनिशियलाइज नहीं किया है। इसीलिए शुरुआत के 3 एरे का आउटपुट 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मार्क्स 4 के अंदर उन लोगों ने वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया तो वो हमें आउटपुट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जो ये प्रोग्राम है ये भी मैं आपको लास्ट थियरी के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसकी लिंक मैंने आपको ग्रुप में शेयर की हुई है, एक बार आप वो वीडियो देख लेना। ओके, तभी आपको ये आगे के जो कुछ मैं प्रैक्टिकल्स बताने जा रहा हूँ या आगे का थियरी बताने जा रहा हूँ वो समझ में आएगा। तो ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे। तो चलो आज मैं आपको दूसरा एक 2D एरे का प्रोग्राम समझाता हूँ।
तो आज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि एरे 2D कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। चलो अभी इस प्रोग्राम को समझते हैं। प्लीज़ सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान देना, इस प्रैक्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल मैं अभी फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बाकी रह गया था। तो ये जो प्रोग्राम है ये भी 2D एरे का ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम बनाया एरे 2D कैरेक्टर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखी, जो मेन मेथड है जो हर प्रोग्राम के अंदर होना ज़रूरी है। जावा के हर प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड का होना ज़रूरी है। इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि जावा के कोई भी प्रोग्राम आप कर लो, जावा का आप कोई भी प्रोग्राम कर लो, जावा के हर प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड का होना ज़रूरी है। अगर ये मेन मेथड अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो तो आपका प्रोग्राम कोई काम का नहीं, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। तो पब्लिक मेथड का होना बहुत ज़रूरी है, मेन मेथड का होना बहुत ज़रूरी। सो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप लिया। ओके, ध्यान रखना अभी तक हम लोग इंटीजर नाम का डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, इसीलिए उसके अंदर हम लोग नंबर्स यूज़ कर रहे थे। एज अ एरे के फॉर्मेट में हम लोग नंबर्स ले रहे थे। जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया था, 10, 20, 30, 40, 50। तो वो भी एक वन टाइप एरे था, लेकिन वो एरे का फॉर्मेट किस में था? नंबर में था, न्यूमेरिक एरे थे। लेकिन यहाँ पे जो ये एरे है वो कैरेक्टर टाइप के एरे है। समझ में आ रहा है आपको? अभी जो प्रीवियस प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया उसमें जो एरे मैंने यूज़ किया था वो न्यूमेरिक एरे थे, क्योंकि आउटपुट के अंदर आपने देखा 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह के नंबर आ रहे थे। और वहाँ पे डेटा टाइप मैंने कौन सा यूज़ किया था? इंटीजर, INT इंटीजर। तो वहाँ पे जो मैंने एरे यूज़ किए है वो न्यूमेरिक टाइप के थे, जबकि अभी इस प्रोग्राम के अंदर जो मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ वो कैरेक्टर टाइप के, ये न्यूमेरिकल टाइप के एरे नहीं है। तो कैरेक्टर टाइप के एरे को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है, ना ही कि इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर अगर लेते हो तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक एरे यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप लिया और यहाँ मैंने नेम्स नाम का एरे क्रिएट किया। ध्यान देना, ये नेम्स नाम का एरे है। जैसे पिछले प्रोग्राम के अंदर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 ऐसे 5 डिफरेंट टाइप के एरे क्रिएट किए थे, उसी तरह इस प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने नेम्स नाम का एरे क्रिएट किया हुआ है। इट मीन्स कि सारे कैरेक्टर्स ये नेम्स नाम के एरे के अंदर जाने वाले हैं। ये बात साफ है। ओके, और ये जो 2 ब्रैकेट है ये आप जानते हो, जो पहला ब्रैकेट होता है वो रो के लिए होता है और सेकंड ब्रैकेट जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। रेडी? तो यहाँ पे देखो टोटल कितनी रो बनेगी पता है आपको? 5 रो बनेगी। ये फर्स्ट रो होगी जिसके अंदर हम लोगों ने जावा लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोगों ने कैरेक्टर के फॉर्मेट में अलग अलग कर दिया है। और आप जानते हो जब भी हम लोग किसी कैरेक्टर को जावा प्रोग्राम के अंदर मेंशन करते हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और जब मैं किसी स्ट्रिंग को जावा के अंदर मेंशन करता हूँ तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन किया जाता है। ये 2 बातें आप खास करके याद रखना। अगर मुझे जावा पूरा कंबाइन करके लिखना होगा ना तो इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, लेकिन अगर इस जावा को अगर मैंने अलग अलग कर दिया कैरेक्टर के फॉर्मेट में तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि जावा के मैंने सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग कर दिए तो ये अपने आप में एक कैरेक्टर बन गया। जैसे कि जे एक कैरेक्टर हुआ, ए एक कैरेक्टर हुआ, वी एक कैरेक्टर हुआ, ये लास्ट वाला ए भी एक कैरेक्टर हुआ। लेकिन जब ये सारे कैरेक्टर मिलके जावा बनेगा तो जावा पूरा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जब भी आपको स्ट्रिंग को मेंशन करना हो तो याद रखना उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जब भी आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को मेंशन करना हो तो उसके लिए याद रखना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसलिए यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब सिंगल है, इसलिए सभी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। तो ये है JAVA जावा, ये होगी आपकी फर्स्ट रो। इसमें सिर्फ C लिखा हुआ है, ये है आपकी सेकंड रो। इसमें लिखा हुआ है C++, तो ये होगी आपकी थर्ड रो। इसमें लिखा हुआ है एक बेसिक, ये होगी आपकी फोर्थ रो। इस पर लिखा हुआ है पास्कल और ये होगी आपकी 5वीं रो। और आप जानते हो एरे का रूल्स कि शुरुआत 0 से होती है। अगर इसकी इंडेक्स पोजीशन अगर आपको फिक्स करनी है, इंडेक्स पोजीशन रो की इंडेक्स पोजीशन हो या कॉलम की इंडेक्स पोजीशन हो, ऑलवेज स्टार्ट 0 से ही होता है। तो जावा की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? 0। सी की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? 1। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2। इसकी पोजीशन क्या होगी? 3। और इसकी पोजीशन क्या होगी? 4। समझ में आया आपको? ये होगी रो की इंडेक्स पोजीशन, ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 नंबर की पोजीशन पे जावा आएगा, 1 नंबर पे C आएगा, 2 नंबर पे C++ आएगा,
3 नंबर पे बेसिक आएगा, 4 नंबर पे पास्कल आएगा। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको रो की इंडेक्स पोजीशन बता रहा हूँ। जबकि अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम के अंदर 0 नंबर पे जे आएगा, 1 नंबर पे ए आएगा, 2 नंबर पे वी आएगा, 3 नंबर पे ए आएगा। समझ में आया? ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। समझ में आया? तो रो 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे ख़त्म होगा, 0 to 4। इसीलिए यहाँ पे याद रखना कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट करनी है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। कंप्लीट। तो इस प्रोग्राम में होगा कुछ नहीं, जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, ध्यान देना, जावा क्या करेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, फर्स्ट रो को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जावा को। और एक बात वो ये भी करेगा कि इस जावा के अंदर कितने कैरेक्टर से वो हम लोगों को काउंट करके देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा के अंदर कितने कैरेक्टर से, 4, JAVA। सी के अंदर कितने कैरेक्टर से, तो 1। C++ के अंदर कितने, तो 3। बेसिक के अंदर कितने, तो 5। और पास्कल के अंदर कितने, तो 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरे है इसके अंदर की उसकी लेंथ काउंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लेंथ नाम के मेथड का यूज़ किया है। तो ये भी एक मोस्ट टाइम पे MCQ है। ओके, इस तरह का MCQ भी आपको पूछा गया होगा, बट बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि लेंथ का यूज़ हम लोग एरे के अंदर क्यों करते हैं। उसके अंदर के कैरेक्टर्स हम लोगों को काउंट करने हैं, उसकी लेंथ हम लोगों को मेज़र करनी है, चाहे वो एरे न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो चाहे वो एरे कैरेक्टर फॉर्मेट में हो। उसकी लेंथ काउंट अगर हम लोगों को करनी है, उसकी लंबाई अगर हम लोगों को मापनी है, तो लेंथ नाम के मेथड का यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ जिससे आपको और भी बेटर तरीके से ये प्रोग्राम समझ में आएगा। जैसे कि अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ, टूल्स में गया और मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आ गया। अब देखना, जैसे ही मैं टूल्स में जाके गो करूँगा, ये रहा उसका आउटपुट। समझ में आ गया? और इस आउटपुट को हमें समझना भी है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन 2D एरे 5। कितने एलिमेंट है इसमें? 5 है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट है। तो ये जो लाइन लिखी है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन 2D एरे, ये लाइन प्रोग्राम में कहाँ लिखी है? ये रही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2D एरे। ये जो मैसेज है ये मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे जो 5 आ रहा है वो 5 यहाँ पे क्यों आ रहा है पता है? यहाँ पे देखो, इसके कारण मेरा माउस का पॉइंटर देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे 5 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नेम्स डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे वो लंबाई किसकी माप रहा है? नेम्स की। और नेम्स हमारा कौन है? एरे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट कर रहा था एक्सप्लेन करना, तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप है और नेम्स नाम का एरे है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेम्स की लंबाई माप रहा है कि नेम्स डॉट लेंथ। तो अभी ये सारे एरे हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं इस नेम्स नाम के एरे के अंदर। तो यहाँ पे रो कितनी है? 5। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और 5वीं रो। तो ये पाँचों की पाँचों रो इनिशलाइज होगी नेम्स नाम के एरे के अंदर। इसलिए जब इसकी लंबाई मापी जाएगी तो इसका जवाब क्या आएगा? 5 आएगा। इसीलिए यहाँ पे 5 आया है। रेडी? और /n से क्या होता है, न्यू लाइन स्टार्ट होती है, बराबर। तो देखो अभी आगे की लाइन न्यू से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ लिखा है 5 नेम स्टोर इन 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो लाइन है, ये लाइन प्रोग्राम में कहाँ लिखी है? तो ये रहा, 5 नेम स्टोर इन 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये मैसेज वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया। अब नीचे देखते हैं, रो 0 हैव 4 कैरेक्टर्स एलिमेंट जावा, बराबर। अब ये लाइन कहाँ लिखी है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी ये लाइन देखो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ये जो रो लिखा है वो ये वाला रो है। रेडी? फिर ये जो आई लिखा है वो आई के अंदर अभी 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए, एक आई और एक जे। आई जो मैंने यूज़ किया है वो रो के लिए यूज़ किया है, जे जो मैंने यूज़ किया है वो कॉलम के लिए यूज़ किया है। ये जो सारा फॉर्मेट है ना, ये फॉर लूप वाला, ये मैं आपको प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर समझा चुका हूँ। और ये जो पार्ट है ना, हर एरे के प्रोग्राम में रिपीट होता है।
इतना जितना मैंने सिलेक्ट किया है ये हर एरे के प्रोग्राम में रिपीट होता है। तो अगर आपको ये पूरा कोडिंग समझना है तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि ये आई और जे किस तरह से काम करते हैं, रो और कॉलम किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल तो अभी आपको इतना समझना है कि ये आई मैंने रो के लिए मेंशन किया है और जे मैंने कॉलम के लिए मेंशन किया है। और आप जानते हो रो हो तो भी उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 होती है और कॉलम हो तो भी उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 ही होती है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे रो लिखा है तो ये रो यहाँ पे आ गया, ये रहा रो। ये जो आई लिखा है आई की जगह 0 आएगा। देन यहाँ पे हैव लिखा है तो यहाँ पे भी हैव आ गया। एंड देन यहाँ पे इसकी लंबाई माप रहा है। अभी वो क्या कर रहा है पता है, रो की लंबाई माप रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो पूरे एरे की लंबाई माप रहा था, इसलिए इसका जवाब 5 आया था। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा था, नेम्स डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे वो पूरे एरे की लंबाई माप रहा है इसलिए 5 आया। जबकि यहाँ पे अभी वो क्या कर रहा है, सिर्फ आई की लंबाई माप रहा है। आई मतलब रो, सबसे पहली रो। तो सबसे पहली रो की लेंथ कितनी है, तो हमारी सबसे पहली रो कौन सी है, जावा वाली, जिसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे जो रो बनी है उस रो की लंबाई कितनी है, तो 4। तो देखो यहाँ पे 4 आ गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 4 कैरेक्टर है, JAVA, इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ आया। फिर आगे लिखा हुआ है कैरेक्टर एलिमेंट्स, वो वैसा का वैसा आ गया कैरेक्टर एलिमेंट्स, और इसका फाइनल जवाब क्या है, जावा। उसी तरह अगर बात करें अगले रो की, सेकंड रो, जिसकी इंडेक्स पोजीशन कितनी है 1, क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। तो देखो कंप्यूटर जवाब किस तरह से प्रिंट कर रहा है कि 0 नंबर की इंडेक्स पोजीशन है उसकी लेंथ 4 है, 1 नंबर की इंडेक्स पोजीशन है उसका जवाब 1 है, 2 नंबर की इंडेक्स पोजीशन है उसका जवाब 3 है, 3 नंबर की इंडेक्स पोजीशन है उसका जवाब 5 है, और 4 नंबर की इंडेक्स पोजीशन है उसका जवाब 6 है। ये देखो 0 पे 4, 4 क्यों, क्योंकि जावा के अंदर 4 कैरेक्टर है। 1 पे 1 क्यों, 1 नंबर की रो और उसमें एक ही कैरेक्टर है। 2 हैव अ 3, 2 नंबर की रो है, मतलब 2 नंबर की मतलब 0 1 2, उसके अंदर 3 कैरेक्टर है, C++, इसलिए 3। 4 नंबर की रो है, मतलब इसकी सबसे 3, 0 1 2 3, 3 नंबर की रो है जिसके अंदर 5 कैरेक्टर है, तो ये कि 3 और 5। और 4 नंबर की रो है जिसके अंदर 6, 4 नंबर की रो मतलब ये रो तो 5 नंबर की है, लेकिन इंडेक्स पोजीशन को ध्यान में लेके ये 4 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे 4 कैरेक्टर है, 1 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे 1 कैरेक्टर है, 2 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे 3 कैरेक्टर है, 3 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे 5 कैरेक्टर है, और 4 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे 6 कैरेक्टर है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसमें 4, यहाँ पे 4, इसमें 1 कैरेक्टर, यहाँ पे 1 कैरेक्टर, इसमें 3 कैरेक्टर्स है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और इसमें 6 कैरेक्टर्स है तो इसमें 6 लिखा हुआ है। और साथ में ये सारे एरे यहाँ पे लास्ट में भी प्रिंट हो रहे हैं, जावा, C++, बेसिक और पास्कल। समझ में आ गया आपको। इस तरह से ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारा सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई मेथड है तो वो है लेंथ। यहाँ पे लेंथ एरे की लंबाई माप रहा है, जबकि यहाँ पे लेंथ क्या कर रहा है, रो की लंबाई माप रहा है, याद रखना। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा, ये प्रोग्राम हमारे बुक में भी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये भी 2D एरे का ही है। ओके, तो चलो अभी इसके बाद मैं आपको और एक आखिरी प्रोग्राम बता रहा हूँ 2D एरे का। तो फिलहाल अभी मैं इसका आउटपुट क्लियर कर रहा हूँ, टूल्स में गया, क्लियर आउटपुट। ओके, तो चलो अभी मैं आपको दूसरा प्रोग्राम, जैसे कि एरे 2D बाइट, ये हमारा एक प्रोग्राम बाकी है, एरे 2D बाइट। चलो अभी ये प्रोग्राम के अंदर क्या है, देखो पिछला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम आपको लगभग सेम ही लग रहा होगा, सेम ही है, सिर्फ क्या डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। पिछला प्रोग्राम देखो, ये रहा पिछला प्रोग्राम। पिछले प्रोग्राम के अंदर हाँ यहाँ पे कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप है, जबकि यहाँ पे बाइट नाम का डेटा टाइप है। कैरेक्टर वाले प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जबकि बाइट वाले प्रोग्राम में यहाँ पे भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन जो सेकंड वाली रो है इसके अंदर 67 लिखा हुआ है, 67।
तो 67 क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 67 की जगह कैरेक्टर नाम के प्रोग्राम में क्या था, कैपिटल में सी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अभी कैपिटल सी की जगह यहाँ पे 67 लिख दिया। तो अभी एक्चुअली 67 है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये प्रोग्राम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि पिछले प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप था और इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे बाइट नाम का डेटा टाइप है। तो चलो पता है ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम हमारे सारे कैरेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट करेगा, याद रखना। ओके, ये जितने भी कैरेक्टर सबको दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे JAVA, C++, बेसिक, पास्कल, ये सारे कैरेक्टर्स को कंप्यूटर क्या करेगा, बाइट में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही ये सारे कैरेक्टर्स बाइट में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट का एक ASCII वैल्यू होता है। ASCII मीन्स क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट है 26, वो हर अल्फ़ाबेट का एक ASCII कोड होता है। कैपिटल ए का ASCII कोड अलग होगा, स्मॉल ए का ASCII कोड अलग होगा, कैपिटल बी का ASCII कोड अलग होगा, स्मॉल बी का ASCII कोड अलग होगा। इस तरह से लास्ट में कैपिटल जेड का ASCII कोड अलग होगा और स्मॉल जेड का ASCII कोड अलग होगा। इस तरह से हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी ऐसे बटन से प्रिंटेबल, नॉन प्रिंटेबल, जो छपते हैं, जो नहीं छपते हैं, इवन अल्टर, कैप्स लॉक, शिफ्ट, एस्केप, ये सारे बटन्स का एक ASCII कोड पहले से ही फिक्स होता है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इन सारे अल्फ़ाबेट्स को उसके बाइट में, मतलब उसके ASCII कोड में कन्वर्ट कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी कैपिटल सी को बाइट में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल सी का बाइट कोड उन लोगों ने पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है 67। यस, 67 क्या है पता है, 67 कैपिटल सी का बाइट कोड है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाइट कोड होता क्या है और ये ASCII वैल्यू क्या होती है। कुछ देर के लिए मैं आपको प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करके नेट पे लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटरनेट चालू किया, रेडी। इंटरनेट चालू किया करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अल्फ़ाबेट ASCII वैल्यूज़। ओके, अल्फ़ाबेट ASCII वैल्यूज़। देखो अल्फ़ाबेट ASCII वैल्यूज़, यहाँ पे फर्स्ट लिंक है ASCII, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो अभी ये चार्ट देखो आप, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का पूरा नाम है। अब यहाँ देखो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, और यहाँ देखो स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। तो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू क्या है 65, कैपिटल बी का क्या है 66, कैपिटल सी का क्या है 67। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 65 से। तो आप 65 से कंटिन्यू चालू करो तो कैपिटल जेड का ASCII वैल्यू क्या आता है 90। उसी तरह बात करें अल्फ़ाबेट स्मॉल की, तो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू है 97, स्मॉल बी का है 98, स्मॉल सी का है 99। इस तरह से लास्ट में जेड का कितना आएगा 122। तो देखो हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैंने क्या बताया 67 लिखा है। तो चलो चेक करते हैं 67 ये किसका बाइट कोड है। तो यहाँ देखो 65, 66 और 67। तो 67 ये जो बाइट कोड है, ASCII कोड है, वो किसका है, कैपिटल सी का है। तो आप जानती हो यहाँ पे कैपिटल सी लिखा हुआ था पिछले प्रोग्राम में, ये देखो यहाँ पे कैपिटल सी लिखा हुआ है। तो अभी के प्रोग्राम में उन लोगों ने क्या किया, कैपिटल सी का बाइट कोड पहले से ही मेंशन कर दिया 67, बल्कि इनका तो बाइट में कन्वर्ट होगा। ओके, हमें इन सब का बाइट कोड पहले से ही नहीं लिखना है, कंप्यूटर खुद इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक बाइट कोड हाथों से ही लिख लिया 67। नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे तो भी वो फाइनली बाइट कोड में कन्वर्ट होने ही वाला है। तो चलो मैं आपको वापस नेट पे लेके जाता हूँ कि ये देखो अब होता क्या है। आप जब कीबोर्ड से कैपिटल ए टाइप करते हो ना, ध्यान से सुनना, आप जब कीबोर्ड से कैपिटल ए टाइप करते हो तो सबसे पहले उस कैपिटल ए का उसके ASCII कोड के अंदर कन्वर्जेशन होता है। और जैसे ही उसका ASCII कोड उसको मिल जाएगा 65, देन 65 का बाइनरी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कंप्यूटर लास्ट में क्या समझता है, बाइनरी। कंप्यूटर ना कैपिटल ए समझ पाता है, कंप्यूटर ना 65 समझ पाता है।
कंप्यूटर अगर कुछ समझता है तो सिर्फ बाइनरी। तो आप जब कीबोर्ड से कैपिटल ए टाइप करते हो वो तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, क्योंकि कैपिटल ए ये हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई अल्फ़ाबेट टाइप करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, 65। जब उसका आस्की कोड में कन्वर्जेशन हो जाए देन वो 65 को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो बाइनरी है वो 65 का है। ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलो मैंने यहाँ से कैल्सी ऑन किया, यहाँ से मैंने कैल्सी ऑन किया तो देखो यहाँ पे मेरा कैल्सी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने प्रोग्रामर वाला कैल्सी ऑन किया है, प्रोग्रामर वाला, जिसके अंदर है हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, 4 तरह के फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 65 नंबर टाइप करता हूँ, 65। देखो यहाँ पे मैंने 65 टाइप किया। 65 टाइप करने के बाद ये देखो उसका BIN बाइनरी वैल्यू क्या लिखा है, देखो 01000001। तो देखो यहाँ पे भी वही है 01000001। तो ये था हमारा 65 का बाइनरी। अगर मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ, 90 तो देखो 90 का बाइनरी क्या होगा, 90 का बाइनरी यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है 0101 1010। तो देखो यहाँ पे भी वही है 0101 0101 1010, ये रहा, दिखा। तो ये है 90 का बाइनरी। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैरेक्टर्स की तो स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर जो ए लिखा हुआ है, ए का आस्की कोड कितना है, 97। तो चलो मैं ऐसे 97 टाइप करता हूँ, 97। तो 97 का बाइनरी कितना है, 01100001। तो देखो यहाँ पे भी वही है 01100001। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट में Z के लिए 122 लिखता हूँ तो देखो मैंने एस्केप किया, 122। तो 122 का बाइनरी कितना होता है, देखो 011111010। तो ये देखो 011111010। तो समझ में आ गया आपको, ये जो आस्की वैल्यू है, ये आस्की वैल्यू पहले से ही फिक्स होती है। तो इसके अंदर आपको ये सोचना नहीं कि सर 65 ही क्यों, 64 63 क्यों नहीं, ये पहले से ही उन लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है कि कैपिटल ए का आस्की कोड 65 ही आएगा और वो ख़त्म होगा 90 पे, और स्मॉल ए का आस्की कोड 97 आएगा जो ख़त्म होगा 122 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर हमारे अल्फ़ाबेट्स को उसके आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये आस्की का वाला टेबल समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह देखो, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा है कैपिटल जे, तो कैपिटल जे लिखा है हम लोगों ने, तो कैपिटल जे का कैपिटल जे का आस्की कोड क्या होगा हम लोगों को यहाँ देखने का। तो कैपिटल जे का लिखा है, ये रहा, कैपिटल जे का आस्की कोड कितना है, 74। तो हमारे आउटपुट के अंदर जे की जगह 74 आएगा। फिर यहाँ लिखा है स्मॉल में ए, तो स्मॉल में ए का आस्की कोड क्या आता है, 97। तो हमारे आउटपुट में यहाँ पे 97 आएगा और यहाँ पे भी 97 आएगा, क्योंकि दोनों स्मॉल ए। तो बीच में है वी, तो वी का देखते हैं, लेकिन वी कैसा है, स्मॉल है। तो स्मॉल वी का आस्की वैल्यू क्या है, स्मॉल वी, ये रहा स्मॉल वी। तो स्मॉल वी का कितना है, 118। तो यहाँ पे 118 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 74। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी भूल गया मैं, यहाँ पे कैपिटल जे का जो है, कैपिटल जे का है 74, स्मॉल ए का है 97 और वी का है 118। मतलब यहाँ पे आएगा 97, यहाँ पे आएगा 74, यहाँ पे 97, यहाँ पे 118 और यहाँ पे वापस 97। इस तरह से समझ में आ गया आपको कि जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स है उन सारे अल्फ़ाबेट्स को कंप्यूटर उसके आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इवन यहाँ पे जो प्लस प्लस लिखा है ना, ये प्लस तो अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन इस प्लस को भी वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। हम देखेंगे कि इस प्लस का आस्की वैल्यू क्या होता है। तो चलो अभी इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं टूल्स में गया, टूल्स में जाके कंपाइल किया, तो कंपाइल करके यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है। टूल्स में जाके मैं गो करता हूँ, देखो अभी समझ में आ गया। तो ये रहा 74 जे का आस्की वैल्यू, ये रहा 97 ए का आस्की वैल्यू, ये रहा 118 वी का आस्की वैल्यू, और यहाँ रहा फिर से 97 ए का आस्की वैल्यू, और 67 तो था ही ऑलरेडी। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे कैपिटल सी लिखा था ना, तो देखो यहाँ पे भी कैपिटल सी लिखा है, सी प्लस प्लस। तो देखो 67 और प्लस प्लस का आस्की वैल्यू होता है 43 कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पे ए कैपिटल में लिख देता हूँ, कैपिटल ए,
यहाँ पे भी अगर मैंने v कैपिटल कर दिया v, और यहाँ पे भी मैंने a कैपिटल कर दिया कैपिटल A, अगर दोनों a कैपिटल कर दूंगा तो देखो कैपिटल A का आस्की कोड क्या है 65 है, और कैपिटल V का कितना है 86 है। तो देखते हैं, मैं टूल्स में गया, कंपाइल किया, टूल्स में गया, गो किया, सॉरी मैं पिछला प्रोग्राम में आ गया, टूल्स में जाके मैं फिर से क्लियर करता हूँ, क्लियर, ओके मैं आया अपने 2D बाइट वाले प्रोग्राम के अंदर, टूल्स में गया, कंपाइल किया, टूल्स में गया, गो किया, देखो आ गया 65 आ गया, 65 और 86। और जब मैं यहाँ पे a स्मॉल कर देता हूँ, a स्मॉल कर दिया, मैंने v स्मॉल कर दिया, और मैंने यहाँ पे a भी स्मॉल कर दिया। अब देखो टूल्स में गया, कंपाइल किया, टूल्स में गया, गो किया, देखो यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 86 है तो यहाँ पे 118 है, यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 97 है। समझ में आ गया? इट मीन्स क्या कि यहाँ पे अगर आप कैपिटल लिखते हो तो उसकी वैल्यू अलग होगी, स्मॉल लिखते हो तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को क्या पता चला कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमारे कैरेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, नथिंग एल्स। तो कुछ नहीं, कैरेक्टर्स को अगर बाइट में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को यहाँ पे डेटा टाइप भी तो बदलना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा टाइप अगर कैरेक्टर होगा तो फिर कैसे चलेगा? यहाँ पे डेटा टाइप हम लोगों ने क्या कर दिया, बाइट, ताकि वो हमारे सारे एरेस को बाइट में कन्वर्ट कर सके। तो ये था आपका सिंपल सा 2D एरे का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर्स को बाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। देखो अगर बात करें पास्कल की, तो पास्कल का जो आस्की वैल्यू है वो भी आप चेक कर सकते हो। पास्कल के अंदर जो पी कैपिटल है, तो पी के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल पी की वैल्यू देखो कितनी है, 80 है, राइट, इसलिए यहाँ पे 80 आ रहा है। फिर बाद में ए का तो आपको पता ही है 97, एस स्मॉल में एस का यहाँ पे 115 आ रहा है, ओके 115। तो देखते हैं यहाँ पे स्मॉल में एस, स्मॉल एस ये रहा, तो स्मॉल एस का कितना है 115, इसीलिए यहाँ पे 115 आ रहा है। तो ये था हमारा कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम। चलो अभी हम इसे बंद करते हैं। सो इस तरह से हमारा 2D एरे टोटली फिनिश। ये आस्की का चार्ट है। आस्की का पूरा फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन। देखो हम यहाँ पे भी आपको इंटरनेट चालू ही किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आस्की फुल फॉर्म, ओके, आस्की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, अभी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिखा, ये पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखना, इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ओके। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड फॉर, आई फॉर इन्फॉर्मेशन और दूसरा आई फॉर इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की का पूरा फुल फॉर्म है। तो फिलहाल अभी मैं नेट बंद कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको एरे के 2D एरे के सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे हमारा 2D एरे का जो टॉपिक है वो फिनिश। हम लोग फिर से पीपीटी के अंदर चलते हैं। मैंने आपको 2D एरे के प्रैक्टिकल्स बताए, ओके। सो 2D एरे के प्रैक्टिकल्स फिनिश करने के बाद 2D एरे का थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। जैसे कि द्विपरिमाणीय एरे, द्विपरिमाणीय एरे मतलब क्या, 2D एरे। तो દ્વિપરિમાણીય એરે 2D એરે તરીકે ઓળખાય છે, उसको हम लोग 2D એરે बोलते हैं। તે હાર અને સ્તંભ સ્વરૂપે કોષ્ટકીય માહિતીની સંગ્રહ કરવા માટે વપરાય છે। जाहिर सी बात है, उसके अंदर रो भी आते हैं, उसके अंदर कॉलम भी आते हैं, ओके। जो हम लोग 2 बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, पहला स्क्वायर बॉक्स ये रो के लिए होता है, सेकंड स्क्वायर बॉक्स ये कॉलम के लिए होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है कि 5 વિદ્યાર્થીઓના 3 કસોટીના ગુણ દર્શાવવા માટે 5 હાર અને 3 સ્તંભવાળી કોષ્ટકીય રચના છે। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 5 रो है, 1 2 3 4 5 और 3 कॉलम है, 1 2 और 3। इस तरह से आपका पूरा टेबल बनेगा, ओके। जब अगर आप 5 रो और 3 कॉलम लेते हो तो सिर्फ इतना ये जो दिख रहा है आपको, इतना ये एरिया दिख रहा हो, सिर्फ जो नंबर की वैल्यू इनपुट की है वो, ये नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ इतना 1 2 3 4 5 रो बनेगी और 1 2 3 ये इतना, सिर्फ इतना सा बॉक्स बनेगा 5 और 3 लिखने से, ओके। जावाમાં 2D एरे घोषित करवा एरेનું नाम અને મોટા કૌંસની 2 જોડી, जैसे कि देखो ऐसे 2 जोड़ी आती है जे अनुक्रमे परिमाणोना हार અને સ્તંભના કદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે।
करे छे। ओके, अनुक्रमे मतलब क्या कि जो पहला बॉक्स है वो हार के लिए होगा और जो दूसरा बॉक्स है वो स्तंभ के लिए होगा। रेडी? तो याद रखना हमेशा इस पहले वाले स्क्वायर बॉक्स के अंदर रो की साइज मेंशन की जाती है और दूसरे वाले स्क्वायर बॉक्स के अंदर कॉलम की साइज मेंशन की जाती है। जैसे कि कैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर नाम का डेटा टाइप, मार्क नाम का एरे, याद रखना ये एरे है, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। ये भी मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है, मैंने प्रीवियस थ्योरी के अंदर बहुत बार आपको समझाया हुआ है कि न्यू कीवर्ड का यूज़ कब होता है, जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और अब हमें जब एरे क्रिएट करना हो तब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करने से ये मार्क्स नाम का एरे क्रिएट होगा। यहाँ पे 5 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। याद रखना 5 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि અહીં 5 ए हार और 3 ए स्तंभ है। तो जाहिर सी बात है जब 5 रो और 3 कॉलम बनाऊंगा तो 5 रो और 3 कॉलम में सेल कितने बनेंगे? 15। देखिए यहाँ पे लिखा है एरे 5 हार और 3 स्तंभ प्रमाणे सडंग मेमरी में 5 × 3 मतलब 15 पूर्णांक किंमतનો संग्रह करे छे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, तो जाहिर सी बात है इंटीजर डेटा टाइप होगा तो संख्या पूर्णांक ही स्टोर होगी। इंटीजर की जगह अगर डबल लिखा होता तो हम लोग अपूर्णांक संख्या भी स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर होने की वजह से संख्या सिर्फ पूर्णांक स्टोर होगी। और होगा क्या कि 5 रो बनेगी और 3 कॉलम। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये आपकी पहली रो, ये आपकी दूसरी रो, ये आपकी तीसरी रो, ये आपकी चौथी रो और ये आपकी 5वीं रो। ये आपकी पहली कॉलम, ये आपकी दूसरी कॉलम, ये आपकी तीसरी कॉलम। तो 5 रो और 3 कॉलम बनेंगे तो ऐसे छोटे छोटे सेल कितने तैयार होंगे? 15। मतलब हर एक बॉक्स में हम लोग एक नंबर लिखेंगे। इस तरह से हम लोग पूरे 15 बॉक्स में कितने नंबर लिखेंगे? 15। तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 × 3 = 15 पूर्णांक किंमतનો संग्रह करे छे। तो अगर बोर्ड की एग्जाम में ऐसा कोई सवाल पूछा गया कि इसमें हम लोग कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो जवाब आएगा 15, कि टोटल यहाँ पे 15 नंबर मतलब 15 पूर्णांक नंबर आप स्टोर कर सकते हो। आप 15 नंबर वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर सवाल पूछा गया कि उनकी साइज कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जानते हो डेटा टाइप के अंदर इंटीजर ये हमारे 4 बाइट का होता है, जैसे कि डबल हमारा 8 बाइट का होता है, बराबर। इस तरह से हमारा इंटीजर 4 बाइट का होता है। फ्लोट भी 4 बाइट का होता है, सिर्फ डबल 8 बाइट का होता है। फ्लोट ये अपूर्णांक संख्या के लिए होता है, इंटीजर ये पूर्णांक संख्या के लिए होता है, और डबल पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है उन लोगों ने? इंटीजर। तो इंटीजर ये 4 बाइट मेमरी जगह रोके छे, जेनाथी जो 15 बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 × 3 करने से 15 नंबर आप स्टोर कर पाओगे। तो जब आप 15 नंबर स्टोर करोगे तो हर एक नंबर 4 बाइट का होगा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो 15 नंबर आप जब स्टोर कर रहे हो तो उन 15 नंबर के अंदर हर एक नंबर 4 बाइट का होगा। तो जैसे हर एक नंबर 4 बाइट का होगा, ऐसे 15 के 15 नंबर 4 बाइट के होंगे। तो 15 × 4 करोगे तो 60 बाइट, मतलब वहाँ पे 60 बाइट जितनी जगह रोकी जाएगी। तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे कितने नंबर स्टोर किए जाएंगे? तो 15। तो यहाँ पे कितनी जगह रुकेगी? तो 60। कैसे? 15 × 4। ये देखो यहाँ पे ये पहला बॉक्स है 1 नंबर का, जिसके अंदर मैं एक कोई भी नंबर लिखूंगा वो 4 बाइट का होगा। दूसरा नंबर लिखूंगा कोई भी, वो 4 बाइट का होगा। तीसरा नंबर लिखूंगा कोई भी, वो 4 बाइट का होगा। लेकिन जो भी नंबर लिखोगे याद रखना वो पूर्णांक ही होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे लिखे हुए जितने भी नंबर्स होंगे 15 के 15, वो सारे के सारे नंबर 4 बाइट के होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, कितना स्पेस वहाँ पे बनेगा? 60 बाइट। तो इस तरह के MCQ बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस बार भी बोर्ड की एग्ज़ाम में इस तरह के MCQ आने के 110% चांसेस है, इसलिए इस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझना। रेडी? तो यहाँ पे 60 बाइट जितनी जगह रोकी जाएगी। जावा સીધી રીતે बहुपरिमाणीय एरेની सुविधा આપતું નથી। એવું अपने आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर लेता, हम लोगों को उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये सारा थियरी पता चल गया होगा। नेक्स्ट वही सिस्टम है 2D एरे बनाववा माटे एरेनो एरे बनाववामां आवे छे। एरेनो एरे क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जब रो बनती है तो रो एक अलग एरे हो गया, जब कॉलम बनती है तो कॉलम एक अलग एरे हो गया। अगर रो को अलग करूँ मैं तो वो 1D कहलाएगा, कॉलम को अलग करूँ मैं तो भी 1D लेगा, फिर वो रो और कॉलम को मिक्स करूँगा तो 2D बन जाएगा। समझ में आया आपको? मार्क्स 5 और 3 जिसके अंदर 5 रो है और 3 कॉलम है,
5 ઘટકનો 1D એરે ઓબ્જેક્ટ બનાવે છે, જે દરેક घटकને 3 पूर्णांक संख्याનો एक 1D एरे ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि 5 रो बनेगी, जब 5 रो बनती है ना तो वो 1D एरे कहलाता है। फिर उसके अंदर जब 3 कॉलम बनती है ना तो वो भी 1D एरे कहलाता है। तो जब 5 और 3 मतलब मिक्स होते हैं, जब रो और कॉलम मिक्स होती है तो कोष्टक बनता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, 2D एरे बन जाता है, मतलब एरे नो एरे, बराबर। जैसे कि अभी यहाँ देखो इंटीजर मार्क्स, न्यू इंटीजर 5 और 3, तो 5 और 3 का मतलब क्या है कि जैसे कि देखो ये पहली रो बनेगी, दूसरी रो बनेगी, तीसरी रो बनेगी, चौथी रो बनेगी और पांचवी रो बनेगी। लेकिन जो पहली रो का इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, दूसरी रो का इंडेक्स नंबर 1 होगा, तीसरी रो का इंडेक्स नंबर 2 होगा, चौथी रो का इंडेक्स नंबर 3 होगा और पांचवी रो का इंडेक्स नंबर 4 होगा, मतलब 0 to 4। तो ये जो है ना ये आपका सिर्फ 1D एरे हुआ। फिर जब उसके अंदर कॉलम बनेगी तो कॉलम के अंदर भी पहली कॉलम 0 की होगी, दूसरी कॉलम 1 की होगी और तीसरी कॉलम 2 की होगी। तो देखो यहाँ पे जो पहला 0 दिख रहा है वो रो का 0 है, लेकिन दूसरा 0 दिख रहा है वो कॉलम का 0 है। यहाँ पे जो पहला 0 दिख रहा है वो रो का 0 है, लेकिन 1 दिख रहा है वो कॉलम का 1 है। यहाँ पे जो 0 दिख रहा है वो रो का 0 है, लेकिन 2 दिख रहा है वो कॉलम का है। मतलब 0 नंबर की रो 0 नंबर का कॉलम, 0 नंबर की रो 1 नंबर का कॉलम, 0 नंबर की रो 2 नंबर का कॉलम। अब सेकंड में आएंगे तो 1 नंबर की रो 0 नंबर का कॉलम, 1 नंबर की रो 1 नंबर का कॉलम, 1 नंबर की रो 2 नंबर का कॉलम। क्यों 1 नंबर की रो? क्योंकि ये पूरी रो 0 नंबर की है, इसलिए यहाँ पे 0 0 0 लिखा है। ये पूरी रो 1 नंबर की है, इसलिए यहाँ पे 1 1 1 लिखा है। ये पूरी रो का इंडेक्स नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 लिखा है। ये पूरी रो का इंडेक्स पोजीशन 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 3 3 लिखा है। और ये पूरी इंडेक्स नंबर का इंडेक्स पोजीशन 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 4 4 लिखा है। ओके, अब ये पूरा कॉलम 0 नंबर का है, इसलिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 लिखा है। ये पूरी कॉलम 1 नंबर की, इसलिए यहाँ पे 1 1 1 1 1 लिखा है। और ये पूरी कॉलम 2 नंबर की, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 2 लिखा है। तो यहाँ पे ये रो के लिए जो जनरेट हो रहा है वो 1D एरे है, कॉलम की जो जनरेट हो रहा है वो 1D एरे है। तो 1D एरे और 1D एरे जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2D एरे। तो इस तरह से उसका पूरा कंसेप्ट होता है। ओके, सो याद रखो 2D एरे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है, ये आपको याद रखना है। एरे एक समान प्रकारનો ડેટાનો સંગ્રહ કરે છે। एक समान मतलब या तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनिशियलाइज होगी, या तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, या तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। आप कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, न्यूमेरिक को, इन सभी को मिक्स करके एक साथ में एरे के प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते। अगर फॉर्मेट अगर नंबर का होगा, न्यूमेरिक का होगा, तो वो एक अलग सा एरे कहलाएगा। फॉर्मेट अगर कैरेक्टर का होगा तो वो एक अलग सा एरे कहलाएगा। मतलब एक समान प्रकारનો डेटा, एक समान मतलब या तो सब कैरेक्टर होने चाहिए, या तो सब स्ट्रिंग होने चाहिए, या तो सब ન્યુમેરિક होने चाहिए। એરેના ઘટકોના દરેક પરિમાણ ઇન્ડેક્સને સ્ક્વેર બ્રેકેટ કૌંસમાં લખવામાં આવે છે। आप जानते हो स्क्वेर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सની કિંમત 0 થી શરૂ થાય છે। फिर रो हो या कॉलम, उसकी शुरुआत 0 से ही होती है। પરિમાણનું કદ જાણવા માટે ધ્યાન છે, તો મોસ્ટ ટાઈમ પી MCQ है પરિમાણનું કદ, આપણે પરિમાણનું કદ જાણવું છે। કદ જાણવા માટે લેન્થ એટ્રીબ્यूटનો उपयोग કરવામાં આવે છે। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। मैं आपको एरे का जब 2D एरे का प्रैक्टिकल बता रहा था उसमें लेंथ लिखा हुआ था, बराबर, इसलिए उसका जवाब 5 आया था। आपको याद होगा नेम्स डॉट लेंथ, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जिसके अंदर लेंथ था। एरेने तेनी प्रारंभिक किंमतों आपे बिना घोषित करवाथी एरे ऑब्जेक्ट बनतो नहीं। जब तक आप उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो तब तक वो एरे क्रिएट नहीं होगा। तो ये तो था 2D एरे के कुछ पॉइंट्स। ओके, उसके बाद फिर अभी आज के लेक्चर के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का थ्योरी देखो क्या है कि अक्षरों श्रेणी ने स्ट्रिंग कहे छे। ओके, जब अक्षर जमा होते हैं, जैसे कि जे ये एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, वी एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, लेकिन जे ए वी ए जब मिक्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। समझ में आपको? जैसे कि वशिष्ठ के अंदर में वी ए एस आई एस एच टी एच ए को अलग अलग कर दूँ तो वो कैरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन सबको मिक्स कर दूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अक्षरों श्रेणी ने स्ट्रिंग कहे छे। अक्षरों 1D एरे ने स्ट्रिंग कहे छे।
અક્ષરોની શ્રેણીને ડબલ અવતરણ चिन्हों वच्चे લખવામાં આવે છે। ये भी मोस्ट एमपी है। देखो कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है और स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो जावाમાં અક્ષરોનો સંગ્રહ કરવા અક્ષર દીઠ 2 બાઇટ વપરાય છે। आपको देखो डेटा टाइप का साइज टाइप मैंने आपको बहुत बताया था 7वें चैप्टर के अंदर, जब मैं आपको डेटा टाइप समझा रहा था। हमारे 8 डेटा टाइप है, उसके अंदर देखो हर डेटा टाइप का एक साइज होता है। जैसे मैं आपको बताया इंटीजर का 4 बाइट है, हाँ, फ्लोट का 4 बाइट है, डबल का 8 बाइट है। इसी तरह से कैरेक्टर का 2 बाइट है, पर कैरेक्टर 2 बाइट। याद रखना, अगर मैं कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, जे को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का यूज़ करेगा, फिर ए को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का यूज़ करेगा, फिर वी को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का यूज़ करेगा, फिर से ए को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का यूज़ करेगा। मतलब जे ए वी ए इस तरह से वो स्टोर करेगा। सो हर कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट। सो जावा के अंदर 2 टाइप के स्ट्रिंग आते हैं। ये भी मोस्ट टाइम पे। तो 2 टाइप की स्ट्रिंग कौन से आते हैं, एक आता है खाली स्ट्रिंग और दूसरा आता है स्ट्रिंग बफर। याद रखना। और लेंथ नाम की मेथड तो हम लोग सीख चुके हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि लेंथ मेथड स्ट्रिंग में रहेला अक्षरों संख्या स्ट्रिंग की लंबाई नक्की करे छे। और बाद में मैंने आपको एक प्रोग्राम और बताया कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट करने वाला, तो ये भी है गेट बाइट मेथड स्ट्रिंग ने बाइट एरे में परिवर्तित करे छे। मैंने अभी हम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाया JAVA जावा को हम लोगों ने बाइट में कन्वर्ट किया। तो बस वही है कि हम लोग कैरेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग का थियरी। ओके, तो देखो ये एक टेबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावा वपराता कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये टेबल समझाने से पहले मैं आपको स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ, तब आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं कुछ देर के लिए पीपीटी को मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं आपको अभी स्ट्रिंग के प्रोग्राम बताऊँगा, क्योंकि 1D एरे के प्रोग्राम्स और 2D एरे के प्रोग्राम्स मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको स्ट्रिंग एरे के प्रोग्राम्स बताऊँगा कि स्ट्रिंग एरे किस तरह से यूज़ किया जाता है जावा के अंदर। तो चलो मैंने स्काइट ऑन किया। स्काइट ऑन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रिंग एरे नाम के फोल्डर के अंदर, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 प्रोग्राम्स आपको समझाने वाला हूँ। एक प्रोग्राम जो मैंने बनाया हुआ है और 2 प्रोग्राम जो बुक के हैं। ओके, तो चलो मैं आपको मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम सबसे पहले दिखाता हूँ, स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। तो चलो अभी इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैं आपको इसको बड़ा करके देता हूँ। देखो, पब्लिक क्लास, मैंने क्लास का नाम रखा स्ट्रिंग एरे। पब्लिक मेथड का लिखना जरूरी है, वो लिखा मैंने। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप यूज़ किया। देखो, इंटीजर नाम का डेटा टाइप यूज़ करते हो तो आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हो। कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप पास करते हो तो सिर्फ आप कैरेक्टर लिखते हो, जैसे कि JAVA। आप ही मैंने भी आपको जो कुछ प्रोग्राम बताए तो उसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा था और यहाँ पे लिखा था मैंने JAVA। और एक चीज़ नोट करो सॉरी, कि जो मैंने कैरेक्टर लिखे थे वो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे थे। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ R लिखूंगा ना, सिर्फ R, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज का O लिखूंगा ना, तो मुझे उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगा, फिर कैरेक्टर हो जाएगा। तो एक बात को दिमाग में फिट कर लो कि जब भी आप कैरेक्टर को एज अ एरे यूज़ कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे जितने भी आप एरे इनिशियलाइज करोगे वो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनिशियलाइज करने हैं। अब यहाँ पे तो कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे एरे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए। तो यहाँ पे पता है मैंने कलर्स नाम का एरे बनाया। कौन सा एरे बनाया? कलर्स नाम का। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो कलर्स नाम के एरे के अंदर इनिशियलाइज होगी। समझ में आ गया? तो स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है, कलर्स नाम का एरे है, जिसके अंदर मैंने इतने सारे एरे इनिशियलाइज किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन के एरे के अंदर कलर की लंबाई माप रहा हूँ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेंथ का यूज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या करेगा कंप्यूटर कि कलर्स नाम का जो एरे है उसकी लंबाई मापेगा। तो चलो आप बताओ कलर्स नाम की लंबाई कितनी हो सकती है? कलर्स मतलब कौन? ये एरे। तो इस एरे के अंदर मैंने कितने एरे इनिशियलाइज किए? तो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने एरे मैंने इनिशियलाइज किए? 6। तो ये 6 के 6 एरे किसके अंदर जाएंगे? कलर्स नाम के एरे के अंदर। इसीलिए जब इसे हम लोग चेक करेंगे कलर्स डॉट लेंथ, तो ये क्या करेगा, कलर्स नाम का जो एरे है उसकी लंबाई मापेगा और उसकी लंबाई मापने के बाद इसका जवाब पता है कितना आएगा? 6। क्यों 6? क्योंकि इसके अंदर 6 एरे, 1 2 3 4 5 और 6।
तो इसमें से देखो 0 नंबर की पोजीशन पे रेड आएगा, 1 नंबर पे ऑरेंज आएगा, 2 नंबर पे येलो आएगा, 3 नंबर पे ग्रीन आएगा, 4 नंबर पे ब्लू आएगा और 5 नंबर पे पर्पल। क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 पे ही ख़त्म होगा। भले इसकी लंबाई 6 हो लेकिन शुरुआत तो 0 से हो रही, तो जाहिर सी बात है ख़त्म 5 पे ही होगा। तो अगर मुझे जानना है कि कलर्स नाम के एरे के अंदर 0 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे कौन है, तो कौन है? रेड। इसलिए जहाँ पे 0 लिखा है ना उसका जवाब रेड आएगा। फिर मैं चेक करूँगा कि कलर्स नाम के एरे के अंदर 1 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे कौन है, तो ऑरेंज। 2 पे कौन है, तो येलो। 3 पे कौन है, तो ग्रीन। 4 पे कौन है, तो ब्लू। और 5 पे कौन है, तो पर्पल। ऐसे 0 से 5 तक मैंने इंडेक्स पोजीशन लिख दिए। तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट। टूल्स में गया, कंपाइल किया, 0 आ चुका है। इसका आउटपुट मैं बड़ा कर रहा हूँ। ओके, इसका आउटपुट मैंने बड़ा कर लिया है। अब इसका आउटपुट बड़ा करने के बाद ओके, इसका आउटपुट मैं बड़ा करता हूँ। चलो इसका आउटपुट बड़ा हो गया है। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो टूल्स में गया, देन गो किया। देखो आप समझने की कोशिश करो आउटपुट को। यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी लंबाई 6 है। एरे की लंबाई 6 है क्योंकि उसके अंदर 6 एरे मैंने यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 आया। सो 0 पे कौन है? रेड। 1 पे कौन है? ऑरेंज। 2 पे कौन है? सॉरी, यहाँ पे ऑरेंज का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, ORANGE। मैं फिर से टूल्स में जाके क्लियर करता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, टूल्स में जाके गो। अब देखो, सो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। सो फिनिश। सो इस तरह से ये है एरे वाला प्रोग्राम। अभी मैं आपको बुक के प्रोग्राम बताता हूँ। उसके लिए मैं पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ। बुक के प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो बुक के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम है स्ट्रिंग 1। देखो अभी इसको समझना, ये हमारी टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम है। इसमें से भी MCQ बोर्ड की एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, ध्यान देना इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया स्ट्रिंग 1 नाम का, पब्लिक वाली मेथड लिखी, कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप यूज़ किया। देखो अब जाहिर सी बात है, जैसे ही कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप आएगा तो यहाँ पे तो सब कैरेक्टर्स ही आएंगे। स्ट्रिंग लिखा होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग आता, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये जावा ऐसे अलग अलग नहीं लिखा होता, ये जावा एक साथ में लिखा होता, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। लेकिन कैरेक्टर लिखने की वजह से ये सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग कर दिया है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो चलो इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक नेम नाम का मैंने एरे क्रिएट किया। क्या किया मैंने? एक नेम नाम का एरे क्रिएट किया जिसके अंदर ये सारे अल्फ़ाबेट, ये सारे कैरेक्टर्स इनिशियलाइज होंगे, JAVA। फिर मैंने क्या किया? 5 स्ट्रिंग बनाए। कितने? 5 मैंने अलग अलग एरे बनाए। और देखो मैंने हर जगह न्यू युग का यूज़ किया हुआ है। आप जानते हो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे str1 नाम का एरे बनाया, यहाँ मैंने str2 नाम का एरे बनाया, यहाँ मैंने str3 नाम का एरे बनाया, str4 नाम का एरे बनाया और str5 नाम का एरे बनाया। ऐसे 5 एरे बनाने के लिए मैंने 5 बार न्यू लिखा हुआ है। रेडी? अब देखो क्या होता है। अब ये जो सबसे पहला एरे है str1, इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, खाली वो। तो जाहिर सी बात है str1 नाम के एरे के अंदर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं होगा, तो ये खाली है, इसलिए आउटपुट में इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। रीज़न यहाँ पे मैंने खाली रखा है। बात करें str2 नंबर के एरे की, तो ये एरे के अंदर मैंने ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है। अभी आप जानते हो कि नेम हमारा एरे है और ये पूरा का पूरा जावा इस नेम के अंदर स्टोर होने वाला है। और यही नेम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो बताओ यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? जावा आएगा। क्यों? क्योंकि JAVA ये पूरा जावा के कैरेक्टर्स, इस जावा के कैरेक्टर्स नेम नाम के एरे के अंदर जाएंगे। इन शॉर्ट मतलब ये पूरा जो जावा लिखा हुआ है ये जावा नेम नाम के एरे के अंदर स्टोर होगा। और यही नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है str2 के अंदर। तो जाहिर सी बात है आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा? जावा लिखा हुआ आएगा। कंप्लीट। बात करते हैं str3 नाम के एरे की। इसमें क्या हुआ है कि इस एरे के अंदर आगे लिखा हुआ है नेम 1 और 2। तो देखो 1 और 2 का क्या मतलब होता है कि नेम मतलब क्या कि ये जिसके अंदर जावा स्टोर हो रहा है,
ये पूरा का पूरा जावा नेम के अंदर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे जो जावा आएगा तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, HTR3 क्या करेगा, इस जावा में से सिर्फ 1 और 2 लेगा। मतलब 1 और 2 मतलब पता है क्या आपको, 1 और 2 मतलब कि जैसे कि 0 नंबर की पोजीशन पे J आता है, 1 नंबर की पोजीशन पे A आता है, 2 नंबर की पोजीशन पे V आता है, 3 नंबर की पोजीशन पे A आता है। 0 1 2 3, तो यहाँ पे तो 1 और 2 लिखा है, तो 1 और 2 में कौन आता है, A और V। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका आउटपुट ही दिखाता हूँ, मतलब आउटपुट को देख के इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टूल्स में गया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, टूल्स में गया, गो किया। देखो आप समझने की कोशिश करो, HTR1 इज, लेकिन क्या इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा है, खाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ये खाली है। फिर लिखा है HTR2 इज जावा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जावा लिखा हुआ आ गया। क्यों, क्योंकि HTR2 के अंदर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, और आप जानते हो ये पूरा जावा यहाँ से निकलकर इस नेम नाम के एरे के अंदर स्टोर होगा, और यही नेम मैंने यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस नेम की जगह जावा लिखा हुआ आएगा, इसलिए यहाँ पे जावा आया। तीसरे HTR3 के अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 की जगह क्या आ रहा है, A और V। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नंबर की पोजीशन पे J है, 1 नंबर की पोजीशन पे A, 2 नंबर की पोजीशन पे V, 3 नंबर की पोजीशन पे A। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 और 2, तो 1 और 2 की नंबर के पोजीशन पे A और V है, इसलिए यहाँ पे A और V आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, HTR4 बनाया, और HTR4 के अंदर मैंने HTR3 लिखा है। तो आप जानती हो HTR3 का आउटपुट क्या आया था, HTR3 का आउटपुट क्या आया हुआ है, AV, और यही HTR3 के आउटपुट को मैंने क्या किया, HTR4 के अंदर डाल दिया यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है HTR4 का आउटपुट भी क्या आएगा, A और V। समझ में आया कुछ। HTR4 नाम का जो एरे है उसके ब्रैकेट के अंदर में HTR3 को मेंशन कर रहा हूँ, मतलब HTR3 का जो आउटपुट आया होगा वो HTR4 के अंदर भी आएगा, तो आ गया। और HTR5 के अंदर तो मैंने डायरेक्टली जावा लिख दिया हुआ है, जैसा का मतलब पूरा डायरेक्ट जावा ही लिख दिया है, तो वो भी आ गया। तो मतलब ये वाले जावा में और ये वाले जावा में क्या फ़र्क है, कि ये वाले जावा में और ये वाले जावा में क्या फ़र्क है, ये वाला जावा मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, सेकंड वाला जो जावा आया है वो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसकी जगह मैंने नेम लिखा हुआ है, तो नेम लिखने की वजह से ये जावा आया। लेकिन आखिरी वाला जावा क्या है, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जावा आ गया। तो ये एक प्रोग्राम था हमारा, तो ये प्रोग्राम हमारी बुक के अंदर भी है। फिर मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्टम के अंदर आउटपुट कर दी। तो स्ट्रिंग 1 इज, स्ट्रिंग 2 इज, स्ट्रिंग 3 इज, स्ट्रिंग 4 इज, ये रहा। स्ट्रिंग 1 इज, स्ट्रिंग 2 इज, और स्ट्रिंग 1 की जगह खाली, स्ट्रिंग 2 की जगह जावा, स्ट्रिंग 3 की जगह AV, स्ट्रिंग 4 की जगह AV, और स्ट्रिंग 5 की जगह जावा। तो इस तरह से ये था हमारा स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम बुक के हिसाब से। चलो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अभी मैं आपको बुक का सेकंड प्रोग्राम स्ट्रिंग नंबर 2 दिखाता हूँ। अब ये प्रोग्राम देखो। सो ये प्रोग्राम के अंदर से भी बोर्ड की एग्ज़ाम में MCQ आएंगे। तो देखो अभी इस प्रोग्राम के अंदर क्या है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्लास का नाम लिखा स्ट्रिंग नंबर 2, पब्लिक वाले मेथड लिखी, और यहाँ पे टोटल मैंने 4 एरे बनाए, एक स्ट्रिंग नंबर 1, एक स्ट्रिंग नंबर 2, एक स्ट्रिंग नंबर 3, एक स्ट्रिंग नंबर 4। स्ट्रिंग नंबर 1 की वैल्यू क्या है, आई लाइक जावा, और स्ट्रिंग नंबर 2 की वैल्यू क्या है, आई लाइक जावा। तो दोनों आई लाइक जावा सेम है। यहाँ पे भी आई कैपिटल, एल कैपिटल, एल कैपिटल, आई स्मॉल, सॉरी लाइक पूरा स्मॉल है, यहाँ पे भी लाइक पूरा स्मॉल है, जावा पूरा स्मॉल है, जावा पूरा स्मॉल है। तो स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम है। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नंबर 3 में न्यू कीवर्ड का यूज़ करके स्ट्रिंग नंबर 3 बनाया। मतलब यहाँ पे तो न्यू लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे से मैं डायरेक्टली मैंने वैल्यू मेंशन कर दी, इसलिए यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके स्ट्रिंग 3 बना रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ आई लव इंडिया। तो स्ट्रिंग नंबर 3 की वैल्यू क्या होगी, आई लव इंडिया। समझ में आ गया। देखो स्ट्रिंग नंबर 1 आई लाइक जावा, स्ट्रिंग नंबर 2 आई लाइक जावा, और स्ट्रिंग नंबर 3 आई लव इंडिया। और स्ट्रिंग नंबर 4 के अंदर उन लोगों ने स्ट्रिंग नंबर 3 डाल दिया पिछले प्रोग्राम की तरह। अभी आप जानते ही हो स्ट्रिंग नंबर 3 क्या है, आई लव इंडिया। तो जब यही HTR3 में यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग नंबर 4 में, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे भी आई लव इंडिया ही आएगा। तो चलो बाद में कंप्यूटर ने क्या किया, ध्यान देना, कंप्यूटर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 इन दोनों को
तुलनात्मक प्रक्रिया का यूज करके कंपेयर कर रहा है। आप जानते हो तुलनात्मक प्रक्रिया क्या होता है, कंपैरिजन। तो यहां पे देखो स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 को कंपेयर करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। देख लेते हैं, टूल्स में गया, कंपाइल किया, 0 आया। टूल्स में गया, गो किया, देखो स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 दोनों को जब कंपेयर किया तो ट्रू जवाब आया। क्योंकि आप जानते हो str1 क्या है, आई लाइक जावा, str2 क्या है, आई लाइक जावा। दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होने के कारण उसका जवाब ट्रू आया। लेकिन स्ट्रिंग नंबर 3 और स्ट्रिंग नंबर 4 इन दोनों का जवाब फॉल्स आया। जबकि आप जानते हो स्ट्रिंग नंबर 3 क्या है, आई लव इंडिया, और स्ट्रिंग नंबर 4 ये क्या है, ये भी आई लव इंडिया है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का जो आउटपुट है स्ट्रिंग नंबर 3 का, उसने वो यहाँ डाल दिया है सॉरी, यहाँ का str3 उसने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है आई लव इंडिया आएगा। लेकिन जब कंप्यूटर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो वो क्या करता है, उसके कैरेक्टर्स को मैच करता है। तो जबकि यहाँ पे तो आई लव इंडिया के कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच नहीं हो रहे, इसलिए उसका जवाब उसने क्या कर दिया, फॉल्स में डाल दिया है। रेडी? अब देखो नीचे उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे str1 स्ट्रिंग नंबर 1 आई लाइक जावा, स्ट्रिंग नंबर 2 आई लाइक जावा, स्ट्रिंग नंबर 3 आई लव इंडिया, स्ट्रिंग नंबर 4 आई लव इंडिया। ओके, ये पूरा उसने प्रिंट कर दिया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी str1 में कौन है, आई लाइक जावा, str2 में कौन है, आई लाइक जावा, str3 में कौन है, आई लव इंडिया, और str4 में कौन है, आई लव इंडिया। कंप्लीट। सो इस तरह से एक प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको खास करके तुलनात्मक प्रक्रिया का यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जा रहा है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के बाद जिसका जवाब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, अगर दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है तो। ये था हमारा स्ट्रिंग का सेकंड प्रोग्राम जो हमारे बुक के अंदर भी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको तीनों प्रोग्राम बता दिए हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन फिनिश होता है, हम फिर से थोड़ा थ्योरी पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ भी ये देखो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था जो बाकी थी रहने की। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना हुआ वापरता कंस्ट्रक्टर। हम स्ट्रिंग नाम का कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करते हैं कि अक्षर वगैरह स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावे। आपको पता होगा मैंने एक मोस्ट टाइम MCQ का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जिसकी लिंक आपके पास होगी। ओके, बोर्ड में पूछी सकाय तेवा महत्वना प्रश्नों, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो उसका जो वीडियो है उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था कि स्ट्रिंग अक्षर वगैरह स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना वो हो तो स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है। ARY एरे चलनो प्रारंभिक कीमत तरीके उपयोग करिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावा माटे। स्ट्रिंग तो लिखना ही है और इसके अंदर कैरेक्टर लिख के आपको ARY नाम का एरे क्रिएट करना है। तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, डेटा टाइप बन जाएगा। एरेना स्टार्ट स्थान અને લેન જેટલા ઘટકોનો સ્ટ્રિંગ ऑब्जेक्ट बनावे છે। अभी देखो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ। स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, इंटीजर स्टार्ट और इंटीजर लेन। स्टार्ट मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और लेन मतलब उसकी लंबाई। जैसे कि अभी आपको पता होगा जावा के अंदर मैंने 1 और 2 लिखा था। तो 1 और 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 का ये मतलब हुआ कि 1 और 2 मतलब 1 ये हो गई उसकी स्टार्ट पोजीशन और 2 मतलब क्या कि उसकी लंबाई कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, वहाँ से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स चाहिए। इसलिए आपको पता है आउटपुट में सिर्फ A और V आया था उसको लेके। तो चल तरीके आपेला ऑब्जेक्ट केवो जेवो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावे छे। चल तरीके आपेलो ऑब्जेक्ट जेवो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावे छे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नाम का एरे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है और strObj लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब स्ट्रिंग नाम का तो डेटा टाइप होगा ही, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप के साथ साथ स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट भी बनाना है, मतलब एक ही नाम के दो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रिंग नाम का एरे तो है और साथ ही साथ हम लोग स्ट्रिंग नाम का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हो जहाँ पे ये एक आपका डेटा टाइप कहलाएगा, ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चल तरीके आपेला ऑब्जेक्ट जेવો જ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावे छे। स्ट्रिंग लिटरल चल तरीके आपेला लिटरले निर्देश करतो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनावे छे। तो इन शॉर्ट मतलब आपको मैं अगर कहूँ तो ये पूरा टेबल आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ MCQ मिलते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सो इस तरह से अभी हमारा ये चैप्टर टोटली फिनिश।
अभी कोई भी टॉपिक हमारा बाकी नहीं रहा। ओके, मतलब जितना इस साल सिलेबस के अंदर है चैप्टर नंबर 9 का उतना मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके आगे और भी थ्योरी है लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसीलिए मैंने इस वीडियो सेशन के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया, और ना ही उसका मैं कोई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ना मैं उसकी कोई थ्योरी चला रहा हूँ। लेकिन इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना कहा गया है, जितने टॉपिक है उतने मैंने टोटली चैप्टर नंबर 9 के अंदर ख़त्म कर दिए हैं। अभी कोई भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रहा और ना ही कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना बाकी रहा। चैप्टर नंबर 9 के जितने भी प्रैक्टिकल्स थे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और चैप्टर नंबर 9 की जितनी भी थ्योरी का पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से हमारा आज चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से फिनिश होता है। ओके, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 9 की जितने भी वीडियो सेशन, जितने भी लिंक आपके तक पहुँची वो सारी की सारी देख लेना। और इस चैप्टर से तकरीबन 11 से 12 एमसीक्यू बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके इस चैप्टर के अंदर से काफ़ी मार्क्स आ सके, 11 से 12 मार्क्स आप हासिल कर सको। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई नया लेक्चर में बनाता हो तो आपको पता चल जाएगा।